हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको कराएंगे। और जैसे कि हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम के लिए, और ये सेशन आपकी लाइव बना देगा, क्योंकि इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिनेकल 7th एडिशन एसएससी मैथ्स हिंदी मीडियम। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको कराया जाएगा, और बहुत इजी और सरल पॉइंटों के आधार पर आपको एक एक क्वेश्चन इस बुक के आपको कराए जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको इस बुक से रिलेटेड भी सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट से कराया जाएगा, जो कि मैंने आपके सामने इधर यहाँ पर लिखा है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जिससे कि आपके इस बुक के सभी क्वेश्चन इसी पॉइंट से होने वाले हैं। बहुत से बच्चे समझते हैं कि ये बुक नए बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, केवल जिसने कोर्स कर लिया है उसी के लिए ये बेस्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, जिसने कोर्स किया हुआ है वह भी, और जिसने नहीं भी किया उसके लिए भी ये हम बहुत ही इजी और आसान करा देंगे। अगर आप हमारे इस कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल इजी और सरल हो जाएगी। केवल एक ही मेथड जो मैंने आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट या संख्या पर मल्टीपल रूम में, इसी पॉइंट से हम इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे और इस बुक को कंप्लीट कराएंगे। और हम आपको फ्री में ये सब कुछ दे रहे हैं, आपसे इसका कोई चार्ज नहीं है। फ्री में ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, छूटेगी नहीं। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके लिए जबरदस्त रहेगा। हाँ, ये जरूर कहना चाहेंगे, इस बुक के साथ साथ हमने ये बुक भी आपके लिए लगाई है। थोड़ा वीडियो बनाने में हमें थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि हाथ से लिखना पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट भी आती रहेगी। इससे आप ये मत समझना कि वीडियो आई नहीं है, बुक बंद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने वीडियो आती रहेगी, तो डोंट वरी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले हम चैप्टर लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात। इस बुक से रिलेटेड अनुपात और समानुपात, इस चैप्टर में 284 क्वेश्चन है, और इसमें 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी और सरल तरीके से कराएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम प्रमुख बिंदुओं को आपको समझाएंगे, जिसके माध्यम से इन बिंदुओं के यूज से और इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम इस बुक के सभी क्वेश्चनों को आपको आसानी से समझाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला पॉइंट। जानते हैं प्रमुख बिंदु, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड प्रमुख बिंदु कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। जैसे पहला पॉइंट है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती होता क्या है? जैसे कि कोई संख्या एक्स वाई के फॉर्म में लिखी होती है, एक्स और वाई के अनुपात में लिखी रहती है संख्याएं, तो एक्स वाली जो पहली संख्या है उसको पूर्ववर्ती कहते हैं, और जो वाई के रूप में जो बाद की संख्या है, ये इस संख्या को हम अनुवर्ती कहते हैं। तो पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती और बाद वाली संख्या को अनुवर्ती कहते हैं। तो यही पूर्ववर्ती और अनुवर्ती होता है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एक्स वाई के अनुपात को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एक्स बटे वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या एक्स वाई के अनुपात में, जैसे कोई संख्या हमारी 2:3 के फॉर्मेट में है, तो हम इसको 2/3 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको जानना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखने से चीज़ें आसान हो जाती है, इसलिए ये फॉर्मेट भी आपको मुख्य या प्रमुख बिंदु के रूप में जानना होगा। और तीसरा पॉइंट आता है वर्गानुपात, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। जब दो संख्याएं एक्स वाई के अनुपात में होती है, तो उनका अगर वर्गानुपात पूछा जाए तो उन संख्याओं का वर्ग करके उनको अनुपातिक रूप में लिखेंगे तो वर्गानुपात होता है। ये वाला एक्स वाई का वर्गानुपात एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर, ये होता है वर्गानुपात रूप। इसके बाद आता है वर्गमूला अनुपात। वर्गमूला अनुपात स्क्वायर रूट, जब कोई संख्या एक्स वाई का वर्गमूलानुपात पूछा जाए तो दी गई संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये इनका वर्गमूलानुपात होता है। देखते हैं नंबर 5,
घनानुपात यानी कि क्यूब। जब दी गई संख्या है x और y का घनानुपात पूछा जाए तो दी गई संख्याओं का घन रूप, ये x का घन अनुपात y के घन के रूप में घनानुपात होगा। तो ये हमारा 5 नंबर पॉइंट था जिसको हमने घनानुपात के रूप में आपको बताया है। इसके बाद नंबर 6 आता है घन मूलानुपात क्यूब रूट होता है। जो x y का घन मूलानुपात दी गई संख्याओं का घनमूल निकालने पर प्राप्त होगा वही हमारा घनमूलानुपात कहलाता है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद आता है व्युत्क्रम अनुपात, इनवर्स रेशो। जैसे कि कोई दो संख्या एक्स वाई के फॉर्मेट में दी जाती है और उसका व्युत्क्रम अनुपात पूछा जाए तो एक्स वाई को उल्टा लिख देते हैं, जिसको हम व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। जहां एक्स था वहां पर वाई और जहां वाई वहां पर एक्स, यानी कि एक्स वाई का व्युत्क्रम अनुपात हो गया वाई अनुपात एक्स, ये होता है व्युत्क्रम अनुपात। अब आइए आगे देखते हैं, जबरदस्त पॉइंट है ये क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 8 यौगिक अनुपात, जिसको कंपाउंड रेशो कह देते हैं, इसको जानना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जब दो या दो से अधिक अनुपातिक संख्याएं दी होती है तो एक के पूर्ववर्ती से दूसरे के पूर्ववर्ती से, यानी कि एक के पूर्ववर्ती से दूसरे के पूर्ववर्ती से आपस में अगर हम गुणा करें और इसी प्रकार संबंधित अनुवर्ती वाली संख्याओं की भी आपस में गुणा करें तो वहां पर हमारा यौगिक अनुपात बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर दो या दो से अधिक अनुपातिक संख्याएं दे दी, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ, ये 3 अनुपातिक संख्याएं हैं। तो इनका अगर हमें यौगिक अनुपात निकालना है तो यौगिक अनुपात बराबर होगा, देखिए पहली पूर्ववर्ती संख्या ये ए सी और ई, इनको हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे। इन तीनों की गुणा करेंगे ए सी ई, ये रहा, और बटे में लिखेंगे बी डी एफ, ये वाली होगी पूर्ववर्ती संख्याएं की आपस में गुणा, और बी डी एफ होगी अनुवर्ती संख्याओं की आपस में गुणा। और जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हमारा यौगिक अनुपात कहलाता है। ये ए सी ई बटे बी डी एफ, ये हमारा यौगिक अनुपात बन गया। इसको हम यौगिक अनुपात कहते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा और यौगिक अनुपात पूछा जाए तो इस फॉर्मेट में उसका आंसर करना है। चलिए देख लेते हैं पॉइंट नंबर 9 तृतीय अनुपात, यानी कि तीसरा अनुपात। ए और बी का तीसरा अनुपात, ए अनुपात जो दूसरा संख्या होती है उसको 2 बार लिख लेते हैं, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, या इसको इस फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं। तीसरा अनुपात बराबर होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, जिसको हम तृतीय अनुपात भी कह देते हैं, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। ये भी मोस्ट है आपके लिए, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है पॉइंट नंबर 10 चौथा अनुपात। ए बी सी ये 3 अनुपातिक संख्याएं होती है, इनमें चौथा अनुपात वाली संख्या पूछी जाती है तो इनको ऐसे लिख लेते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात चौथा अनुपात, ये ऐसे लिख सकते हैं। या चौथा अनुपात की संख्या बराबर होगा दूसरी गुणा तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या, यानी कि गुणा लिखेंगे चौथा अनुपात बराबर दूसरी गुणा तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या, ऐसा हम लिख सकते हैं चौथा अनुपात में। अब आता है योगांतरा अनुपात, जिसको कंपोडेंडो और डिविडेंडो यानी कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो भी कहते हैं, और योगांतरा अनुपात इसको हिंदी में कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, आसान है, और इसको भी जानना है आपको, डिफिकल्ट नहीं होगा, ये आसान करके इसका सॉल्यूशन हम आपको सिखाएंगे जब भी क्वेश्चन में आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी का योगांतरा अनुपात जब भी पूछा जाए तो योगांतरा अनुपात से ही आपको पता लग रहा है। एक बार योगा का मतलब जोड़ेंगे और अंतरा का मतलब अनुपात, अंतर करेंगे, यानी कि जोड़ना और घटाना, योग और अंतर करना है। योगांतरा अनुपात को योग अंतर के अनुसार रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ए अनुपात को एक बार जोड़ेंगे ए प्लस बी और बटे में ए माइनस बी, पहले योग हो गया फिर अंतर हो गया, योगांतर बन गया, बराबर सी डी को भी ऐसे लिखेंगे सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। तो ये दोनों एक साथ क्रिया करनी है, योगांतरा अनुपात, योग और अंतर से रिलेटेड अनुपात। इस तरीके की कंडीशन को हम योगांतरा अनुपात कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 मध्यानुपात। दी गई दो संख्याएं, जब अनुपातिक दो संख्याएं दी होती है और उनमें मध्यानुपात पूछा जाए दोनों में,
कि दी गई दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती बताए। तो वहां पर आप क्या करेंगे, दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। जो भी उनका वर्गमूल निकलकर जो अंक आएगा या जो संख्या आएगी वह हमारा मध्यानुपात ही कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इस किताब में, इस चैप्टर में जो 12 पॉइंट, मुख्य 12 पॉइंट दिए हैं, मुख्य बिंदु, और उसके बाद इसने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं। हम उन कॉन्सेप्ट को और इन पॉइंटों की मदद से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी कर देंगे, और कॉन्सेप्ट की जगह हमारा ये वाला पॉइंट काम करेगा, जिससे कि आपके लिए इस चैप्टर को, ये हमारा कॉन्सेप्ट उसको इजी और आसान बना देगा। तो चलिए देखेंगे आज की वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। जबरदस्त, और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी, आसान बनाया जाएगा। चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी कंप्लीट और बहुत ही खूंखार, खतरनाक और जबरदस्त बेस्ट मेथड से आपको एक एक क्वेश्चन सिखाया जाएगा, बड़ा इजी, आसान बनाकर। जैसे कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है अनुपात और समानुपात का, रेशो एंड प्रोपोर्शन का। सबसे पहले आते हैं वैरायटी क्वेश्चंस। अगर आप ये वैरायटी क्वेश्चन समझ गए तो आपका मैथ आपके गिरफ्त में हो जाएगा, क्योंकि वैरायटी क्वेश्चन उन क्वेश्चनों को कहते हैं जो एग्जामिनर जिस पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछता है वो वैरायटी क्वेश्चन कहलाता है। तो आपको क्वेश्चनों का पैटर्न सेट करना है अपने माइंड में। इसका फॉर्मेट में इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेट कराऊंगा, और फिर आपके हर एक एक क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। फिर आप एसएससी का जब भी मॉक टेस्ट देंगे, जितने भी मॉक टेस्ट देंगे, आपका फर्स्ट रैंक आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इन पैटर्न पर, इन फॉर्मेट पर ही मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से मिले जुले होते हैं जो वैरायटी क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वैरायटी क्वेश्चन का। ये पहला क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस 28/10/2024 में आपसे पूछा गया था। देखिए 2024 का 10वां महीना है, ये 2024 का क्वेश्चन है ये आपके सामने, जो कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखो, 3 थैले में कंचों की संख्या का अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में है। लिख लेंगे यहां पर सिंपल सी भाषा में 2, 3 और 4 के अनुपात में है, 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक थैले में 12 कंचे और डाला जाए, प्रत्येक थैले में, इसमें भी 12, इसमें भी, इसमें भी, ऐसे बोल रहा है वो 12 कंचे डाले जाते हैं प्रत्येक में, तो अनुपात बदलकर हो जाता है 8:11 और 14, ये अनुपात हो जाता है। जैसे 12 कंचे और डाले जाते हैं प्रत्येक थैले में, तो अनुपात बदलकर 8, 11 और 14 हो जाता है। तो शुरुआत में कंचों की कुल संख्या कितनी थी, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से, और यहां पर हम इक्वल टू इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेट किया क्वेश्चन, और अब इक्वल टू इक्वल लगाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। देख लीजिए, अब देखो यहां पर हम यूज करेंगे इन, कोई भी 2 ले लेंगे, आरंभ के 2 ले लेंगे। यहां पर पहले थैले में 12 कंचे डाले, दूसरे में भी 12 डाले, ऐसे ही तीसरे में भी 12 डाले। ऐसे बोल रहा था वो कि प्रत्येक थैले में 12 कंचे डाले, तो अनुपात 8, 11, 14 हो जाता है। तो यहाँ पर डबल क्रॉस मल्टी का अंतर हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे। चलिए अब सीख लेते हैं। देखो, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, पहला क्रॉस मल्टी का अंतर यहाँ से बनेगा और दूसरा क्रॉस मल्टी का अंतर यहाँ से बनेगा। ऐसे एक साइड में तो संख्या आ जाएगी ये वाली, और दूसरी साइड में रेशो आ जाएगा इधर वाला, तो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बन जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए 11 दूनी 22 और 8 तिये 24, 24 और 22 में अंतर होता है 2 का। क्लियर, देखिए इधर तो आ गया रेशो, क्योंकि रेशो का मल्टीपल करके अंतर किया है, तो एक साइड में रेशो, अब दूसरी साइड में संख्या आएगी, क्योंकि 12 ये अंक यानी कि संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब संख्या आएगी इधर, और ये बन जाएगा हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक एक क्वेश्चन में हमारा यही कॉन्सेप्ट चलेगा। इसी के मदद से हमें हर एक एक क्वेश्चन ईजी बना देंगे, आपका डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, अब हमें इधर गुणा करेंगे, 12 × 96 होता है, और 12 11 की गुणा करेंगे 132 होता है। तो देख लीजिए अंतर इनका,
अंतर करेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 36 बनता है इनका अंतर। तो 36 लिख लेंगे संख्या के रूप में, और 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2, 2 से काटेंगे 18, 1 रेशो की वैल्यू हो गई 18। क्लियर है। हमसे पूछा था कि आरंभ में कंचों की कुल संख्या कितनी थी, 4, 3, 7 और 2, 9। कंचों की संख्या थी 9, 9 में गुणा कर देंगे क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू 18 है, और 9 की कितनी होगी, 18 की गुणा करने पर मालूम हो जाएगा 18 × 9 = 162। लीजिए आंसर आ गया 18 × 9 = 162। देख लीजिए आपके सामने आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन चुका है 18 × 9 = 162। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये हो चुका आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 17/9/2024 को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब हम 2024 वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके लिए इजी, आसान और चिटके में आपको सिखाएंगे, और बहुत ही प्यारे अंदाज में लैंग्वेज की मदद से। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी बना दिया जाएगा। देखिए इनएक्कल की बुक के हर एक क्वेश्चन को आपके लिए इजी करा जाएगा, और पूरी बुक पढ़ाई जाएगी। हर एक चैप्टर कंप्लीट, जब तक कंप्लीट नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं इसको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 2 चर एक फलन x के अनुक्रमानुपाती है। सबसे पहले आप अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जानो होता क्या है, क्योंकि जब तक आप ये छोटी छोटी चीजें नहीं जानेंगे तब तक आप आगे आने वाले क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, फिर वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बस आइडिया से सॉल्यूशन करते हो। तो पहले अनुक्रमानुपाती देखो। अनुक्रमानुपाती देखिए, 2 संख्याएं अनुक्रमानुपाती जब होती है, देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ये कोई मैंने 2 संख्या ले ली, इनके बीच का चिन्ह मैंने अल्फा, अंग्रेजी का अक्षर अल्फा होता है, ये अनुक्रमानुपाती संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और अनुक्रमानुपाती कहते किसे है, अगर पहली संख्या में मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो दूसरी संख्या में भी हमें 2 से ही गुणा करनी है। यानी पहली संख्या में अगर 2 से गुणा हो रही है और दूसरी में भी 2 से गुणा हो रही है तो ये अनुक्रमानुपाती कहलाता है। अगर पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी में से भी 2 घटा दिया जाए तो अनुक्रमानुपाती, या अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कह देते हैं, समानुपाती भी कह देते हैं। तो अनुक्रमानुपाती का अर्थ हो गया, मतलब पहली संख्या में जितने की वृद्धि होगी उतने की दूसरी संख्या में वृद्धि होगी, या पहली संख्या में जितने की कमी होगी उतनी ही दूसरी संख्या में कमी होगी, या पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी में भी अगर 2 जोड़ेंगे, तो अगर सेम कंडीशन दोनों में हो रही है तो वहां पर दोनों संख्याएं एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहलाती है। तो ये हो गया हमारा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का अर्थ, और आप जान गए। चलिए अब आता है हमारा, ये लिख लीजिए ताकि आपके नॉलेज में रहे। अब आता है हमारा व्युत्क्रमानुपाती, सेम इसका उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती सेम इसका उल्टा, 1/b उल्टा हो गया। देखिए ये, अब अगर पहली संख्या में हम 2 की वृद्धि कर रहे हैं, अगर पहली में वृद्धि होती है तो दूसरी में उतने की कमी होती है। एक में वृद्धि तो दूसरी में कमी, यानी कि एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली घटेगी, यानी कि अपोजिट प्रक्रिया होना, एक दूसरे के अपोजिट प्रक्रिया होना, उल्टा होना व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। जैसे मैंने अगर पहली संख्या में 2 जोड़ा तो दूसरी में से 2 घटेगा, एक में बढ़ रहा है तो दूसरी में घट रहा है, उसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, अर्थात उल्टा अनुपात। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती और ये होता है अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। ये दोनों वर्ड मैंने आपको बताए, समझाए। अब इनके आधार पर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, और ये एसएससी सीजीएल में 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब देखो, इनमें एक एक अक्षर, एक एक बात के अकॉर्डिंग पॉइंट को फॉलो करना। 2 चर एक्स वाई जेड को हम चर राशि कहते हैं। 2 चर अचर राशि एक्स वाई जेड को, और चर राशि जो संख्याओं में आती है। चलिए देख लेते हैं। 2 चर एक फलन x के अनुक्रमानुपाती है। और का मतलब एक बात और उसने ऐड कर दी, और मतलब जोड़ दी।
देखो इसका भी बहुत बड़ा अर्थ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसे कैसे लिखेंगे, पहली कंडीशन को लिखेंगे और y के अनुक्रमानुपाती है, x बराबर 5 पहले पढ़ लीजिए और y बराबर 3 होने पर फलन ज्ञात कीजिए। फलन को f से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिया है कि x बराबर 0 और y बराबर 1 के लिए फलन f बराबर 15 है तथा x बराबर 1 और y बराबर 15 के लिए फलन f बराबर 2 है। तो हमें यहाँ पर इसके लिए मान बताना, x बराबर 5 और y बराबर 3 होने पर फलन ज्ञात करो। देखो यहाँ दो कंडीशन में फलन f का मान 15, इस कंडीशन में फलन f का मान 2 है। तो पहली कंडीशन में x बराबर 5 y बराबर 3 होने पर फलन ज्ञात करना है, ये इसका मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन तो ये है पूरा, अगर आपके समझ में आ गया, अब देखिए बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा जब अब हम यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन करेंगे। फलन f, पहले इन दोनों कंडीशनों को सेट करेंगे। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से सवाल शुरू हो गया, क्योंकि इसका मान तो मुझे निकालना है, ये वाला पॉइंट तो मुझे निकालना है, अब इनकी मदद से निकलेगा। तो फलन f अब अनुक्रमानुपाती के अनुसार लिखेंगे। देखो पहली कंडीशन इधर लिखेंगे, फलन f अनुक्रमानुपाती x, ये लिख दिया। और ये आ गया दूसरा फलन f व्युत्क्रमानुपाती 1/y आ जाएगा इसके लिए, ये रहा y के लिए, ये x के लिए है, ये y के लिए। ऐसे कंडीशन लिखनी है। देखो पहली कंडीशन लिखनी मैंने आपको सिखा दी है। अब इस कंडीशन को सेट करके उसमें ये वाली पहली एंट्री भरेंगे यहाँ पर। देखो ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह जो होता है इसको हटा देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट सेट कर लेते हैं और इस कंडीशन को ऐसे लिखा जाता है, f बराबर कांस्टेंट k1 इसलिए ले रहे हैं, k2 इसलिए लेंगे क्योंकि दो कंडीशन है एकदम साथ साथ। अगर एक ही होती तो k लिख लेते बस, अब दो आ रही है, 1 2 कंडीशन k1 इंटू एक्स और प्लस लेंगे, और का मतलब प्लस हो गया, और का मतलब प्लस। इसके लिए f तो ये आ ही गया, दोनों के लिए k2 मल्टीपल 1/y ऐसे लिख देंगे इसको। देखो ये हमारी पहली कंडीशन तैयार है। ध्यान से देखो आप, बस ये चीज़ें आसान से समझनी, जब ये आपसे सवाल आ जाएगा तो आप इस टाइप के हर एक एक क्वेश्चन उड़ा दोगे फटाफट। सीखना है पहले, उसके बाद आप सेकंडों में उड़ाएंगे। तो पहली कंडीशन यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, x का मान 0 भरेंगे और y का मान 1 भरेंगे और f का मान 15 भरेंगे यहाँ पर। तो मैंने कंडीशन ली 15 बराबर k1 गुणा x का मान मैंने 0 लिया यहाँ से, प्लस k2 बटे में 1/y, y का मान हमारा है 1। अब देखो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, k2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 15 बराबर k2, तो k2 का मान आ गया हमारा 15। ध्यान से देख लो आप, क्योंकि k1 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, यह k2 कम k2 हो गया, k2 बराबर आ गया 15, f1 15, यहाँ मान भर दिया था f का मान 15, तो k2 बराबर 15। पहली कंडीशन क्लियर। अब देखो दूसरी कंडीशन सेट करेंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ इसी प्रकार, इसमें इसी तरीके से इसके लिए f2 2 भरेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार 2 बराबर k1 x1 x की वैल्यू 1 प्लस आ जाएगा k2 गुणा y की वैल्यू 15, 1/15 आ जाएगी। अब देखो 2 बराबर k1 गुणा, भाई k1 गुणा 1 k1 ही रहेगा, प्लस k2 का मान भरेंगे यहाँ से, k2 15 है, k2 हमारा 15 है यहाँ पर, क्लियर है, 15 है यहाँ पर भरा मैंने, और इसके लिए y का मान यहाँ पर बटे 15 ही आएगा, बस बटे में 15 लिख दीजिए आप। 15 से मैंने 15 काटा एक बार, एक इधर से गुणा घटा देंगे 2 में से, तो 1 बराबर हो गया k1 का मान आ गया हमारा 1। अब देखिए हमारे पास k2 15 है, k1 1 है, बस 3 कंडीशन है इसमें। देखो पहली दूसरी ये आ गई और तीसरी यहाँ से ये पूछी जाएगी है। अब तीसरी की बारी आ गई जिसका हमें आंसर निकालना है।
फिर वही तरीका यूज करेंगे, ये वाला ही फलन पूछा है, फलन इसमें पूछ लिया फलन, इनमें तो दिया हुआ था फलन का मान, इसमें पूछा है। K1 की एंट्री भरेंगे, K1 1 हो गया गुणा x की एंट्री यहाँ पर आएगी, इसके लिए x बराबर 5 आएगा, प्लस K2 हमारा है 15 गुणा 1/y, y की वैल्यू है 3 यहाँ, तो f फलन 5 एकम 5 प्लस 3 पंजे 15, 5 एकम 5 बराबर 10 आ गया, 5 5 10, तो फलन का मान 10 आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। आसान और इजी आपके लिए ऑप्शन ए इज राइट। देख लीजिए, ये है बिल्कुल इजी, सरल और आसान। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया ताकि लाइफ में आप ऐसे क्वेश्चन को भूल ना पाए। आप अपनी लाइफ में ऐसे आने वाले क्वेश्चन को आसानी से निकाल दोगे, जैसे जैसे मैंने समझाया बस ऐसे ऐसे कर दीजिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और देखो इसमें आप कह रहे हैं कि सर देखो इसमें इक्वल टू इक्वल है, इसमें इक्वल टू इक्वल, क्योंकि f बराबर ये रहा, इधर की संख्या ये आ गई और इधर ये आ जाएगा, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा ये ऐसे। तो इस फॉर्मेट में भी हमारा इक्वल टू इक्वल रूप बसा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था सभी में इक्वल टू इक्वल, चाहे वो कॉन्सेप्ट में हो चाहे वो सूत्र रूप में हो, है ना, फॉर्मूले रूप में हो, इक्वल टू इक्वल 100% लगेगा सब में। क्लियर है? तो ये यहाँ पर हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से क्वेश्चन फिनिश हो गया, ये भी इक्वल टू इक्वल से फिनिश हो गया। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 12/9/2024 में ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और आसान बनेगा, बट हाई लेवल क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे करना है। रुपये 120 का भुगतान 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों से किया जाता है, यानी कि 120 रुपये में 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले और 2 रुपये वाले सिक्के हैं, बट उनकी संख्या स्पष्ट रूप से बताई नहीं गई है। बस 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये वाले सिक्के हैं और इनका कुल धन है टोटल 120 रुपया। तो इसको ऐसे कंडीशन में लिख सकते हैं, 10 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, अगर हमने माना A तो टोटल गुणा हो जाएगी इनकी, कुल धन बन जाएगा, प्लस 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या B प्लस 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या C, और टोटल ये धन बन गया। 10 रुपये वालों की संख्या A है, इनकी B है, इनकी C गुणा करेंगे, कुल धन हो जाएगा। योग बराबर योग हो जाएगा, देखो योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल हो जाएगा 120 रुपये। हो गए ना पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन भी दी है उसने, इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया गया। अब देखिए सिक्के 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या A, B और C थी है, और सिक्कों की कुल संख्या योग बराबर योग 25 हो गई। अब देखिए इक्वेशन तो 2 है यहाँ पर और वेरिएबल है यहाँ पर 3 A B C। अब यहाँ पर मेन बात आ गई, बहुत ही पॉइंटेड बात है ये। जब इक्वेशन 2 आ जाए और वेरिएबल 3 आ जाए तो सॉल्यूशन होने में दिक्कतें आती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक को शून्य कर देते हैं, तीसरे को। यहाँ 2C है ये, तो इसको भी 2C करेंगे। कैसे? 2 से गुणा करने पर, क्योंकि ये मेन चीज़ इसलिए प्रयोग किया गया है ये पॉइंट। जब इक्वेशन 2 है वेरिएबल 3 है तो एक को शून्य करेंगे, शून्य कैसे, 2C है तो इधर भी 2C लाना पड़ेगा, तो 2C लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2A 2B 2C और 2 से गुणा इधर। और अब इसको घटाएंगे, पहली कंडीशन में से दूसरी कंडीशन घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे ऐसे, ये प्लस माइनस कट गया। 10A में से 2A घटाएंगे 8A, प्लस 5B में से 2B घटाएंगे 3B, और बराबर 120 में से 50 घटाएंगे 70। ये बन गई हमारी कंडीशन। देखिए अब देखो, अगर इसको हल करेंगे तो हल करने में टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन यूज कर देंगे तुरंत, सेकंडों में ऑप्शन यूज हो जाएगा और दोनों कंडीशन बराबर करके देखेंगे। जैसे कि हमसे पूछा है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, ये वाली है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर फॉलो करना है।
ए का मान अगर हमने लिया 6, देखो इसको प्रूफ करना तो 6 × 48, 70 में से 48 घटाएंगे 32, 70 में से 48, देखो 70 में से 48 घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2, 4 2 22 बचते हैं, और 22 3 से डिवाइड नहीं होता, 22 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए सिक्कों की संख्या 6 नहीं है। 4 लेंगे, 8 चौक 32, 70 में से इधर 32 घटाएंगे, ये 10 में से 2 घटाएंगे, 8 6 3, 38 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब सिक्कों की संख्या 4 भी नहीं है। और अगर 10 लिया 10 × 80, 10 × 80 तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो ये तो कैंसिल आउट है, तीनों कैंसिल आउट हो गए, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए 8 8 64 प्लस 3, और बी की वैल्यू कितनी धरेंगे 2, बराबर 70 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 70 में से 64 घटाएंगे 6, 3 से घट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा बी का मान। तो इससे हमारी कंडीशन इक्वल टू इक्वल सेम टू सेम बन गई, दोनों साइड बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या जो थी, 10 रुपये के सिक्के जो थे वे 8 थे। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और हाईली क्वेश्चन था, इसको ऐसे करना था आपको, तभी ये आपका क्वेश्चन इजी और सरल बनेगा, वरना आपके लिए दिक्कत करेगा। तो बहुत ही जबरदस्त और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बट आप देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही सेट किया गया है क्वेश्चन। मैंने बताया है कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दुनिया का सवाल हो, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट या मल्टीपल में, चाहे वो सूत्र रूप में हो, किसी भी टाइप में हो, ट्रिक रूप में हो, कहीं भी हो, इक्वल टू इक्वल मल्टीपल के रूप में ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर डी आ गया। अब देखो मैंने मध्यानुपाती आपको बताया था, पहले मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, ये हमारा मध्यानुपाती कहलाता है। अब यहाँ पर दो संख्याएं दे दी, एक संख्या 1.21, दूसरी है 0.01। इधर भी दो संख्याएं दे दी 0.16 और 0.36 का मध्यानुपाती का अनुपात बताना। इधर इनके मध्यानुपाती और इधर इनका मध्यानुपाती लेना और फिर दोनों का अनुपात निकालना। अब मध्यानुपाती का रूल मैंने आपके सामने ये बताया, ये होता है यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दो। जब यहाँ वर्ग वाली संख्या आ रही है, ये दशमलव हटा देंगे बाद में, तो हम सीधा वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे सबसे पहले, तो ये वाला, इसके लिए हमें जवाब देना। अब देखो इधर वाली दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती डायरेक्ट लिख दीजिए, 1.21 का वर्गमूल हो जाएगा 1.1 गुणा आ जाएगा ना दोनों का वर्गमूल निकल कर, 0.01 का आ जाएगा 0.3, ये हो गया। अब इसी प्रकार इधर 0.4 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का 6 होता है, 2 अंक है तो 1 अंक, इधर 2 अंक है तो 1 अंक, ये बन गया हमारा। देखिए बस सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए। अब इधर भी 2 अंक छोड़कर दशमलव, इधर भी ये हट गया दशमलव से दशमलव, तो इधर हो गया 11 3 33 अनुपात 6 चौक 24। क्लियर हो गया। देखिए बस अब इसको आसान कर दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 से 11 बार कटा और 3 अट्ठे 24 8, 11 8 का रेशो आ गया। सिंपल सा तरीका, तो ये है आपके सामने सिंपल सा तरीका 11:8। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। ऐसे ऐसे ही सॉल्यूशन बहुत इजी करके कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में मध्यानुपाती पूछा है, तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकाल दीजिए, मध्यानुपाती हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर यही तरीका यूज किया जाएगा। मध्यानुपाती दी गई संख्याओं के गुणनफल का, दो संख्या है 8a² गुणा 18 बटे में 1/4। तो 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, जिससे कि मैंने इससे ये काटा। अब 18 अट्ठे 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा और a² का वर्गमूल बाहर a आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 12/a। इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य 100 रुपये 120 रुपये था और उनका कुल सिक्कों की संख्या 25 थी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये यहाँ पर, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए आर जो है पी को 5 रुपये, 2 रुपये और 100 रुपये के सिक्कों के साथ में 100 रुपये का भुगतान करता है। तो सिक्कों की संख्या ABC ले लेंगे, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो उन सिक्कों की संख्या से इन रुपयों में गुणा करेंगे, कुल धन आ जाएगा। 5A गुणा कर दिया मैंने प्लस 2B प्लस 1C बराबर कुल धन हो गया 100 रुपये। अब उन सिक्कों की कुल संख्या का योग है 40, तो यहाँ पर सिक्कों को लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर 40। जैसे कि मैंने बताया था, अगर वेरिएबल 3 आ रहे हैं, इक्वेशन 2 आती है, तो एक को कटिंग कर देंगे, इक्वल टू इक्वल बना के। देखो यहाँ पर अपने आप ही आ गया 1C, ये 1C, तो घटाने पर ये कट जाएगा और 5A में से 1A घटाएंगे 4A प्लस का, और यहाँ प्लस का 2B में से 1B बराबर 100 में से 40 घटाएंगे 60। अब देखो जैसे मैंने उस क्वेश्चन को हल किया था, सेम उसी टाइप से यहाँ पर इसे हल करेंगे ऑप्शन मेथड से। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है और इजी है बिल्कुल। अब देखो एक के सिक्कों की संख्या मुझे बतानी है, मतलब 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। जो 5 रुपये वाले हैं उनके सिक्कों की संख्या निकालनी। एक के स्थान पर मैंने 16 लिया, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, जबकि इन दोनों का जोड़ है 60, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो अमान्य है, ये गलत, इक्वल टू इक्वल नहीं हो पाएगा। फिर 17 लिया, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल। 18 लिया, 18 चौक 72, तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 13 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्योंकि 13 चौक 52, ये 52 और 8 ये हो जाएंगे 20। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या थी वो थी 13। लीजिए आंसर आ गया, फिनिश। देखिए पिनेकल एसएससी मैथ्स 7th एडिशन बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का इजी और आसान तरीका आपको सिखाया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन इस बुक का नहीं बचेगा, हर एक एक क्वेश्चन आपको सिखा दिया जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, बट एक एक क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा और फिर आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स वगैरह जो भी 2025 में होने वाले हैं सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप आसानी से करेंगे और एक ही मेथड से आपको सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल और आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इस बुक के, आपको अगर मैथ में महारत हासिल करनी है तो ये बुक आपको अवश्य स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा। बेच खरीदने से, घर पर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इस बुक के टैलेंट को, तकनीकी को खतरनाक तरीके से इस कंसेप्ट के माध्यम से आप सीखे 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेक कर लेना आप। देखिए सिंपल सा तरीका है, चौथा अनुपात हमें ज्ञात करना है। 3 तो संख्याएं दे दी, 1 2 3। अब फ्रैक्शन में दिया है ये, इसको लिखकर का मतलब गुणा होता है, तो 27 का 1/3 नम 27 9 हो जाएगा, 5 6 30 6 चौक 24 हो जाएगा दूसरी संख्या, और 7 पंजे 35 5 दिए 15 हो जाएगा तीसरी संख्या। अब हमसे चौथी संख्या पूछी है, यानी कि चौथा अनुपात पूछा है। बिल्कुल सिंपल आपको बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट में प्रमुख बिंदु में आपको बताया है। चौथा अनुपात बराबर होता है दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, क्योंकि ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी। दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे में पहली संख्या लिख देते हैं ऐसे। यहाँ से हमें चौथा अनुपात ज्ञात हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40। लीजिए आंसर आ गया 40, फिनिश। ये रहा। अब आता है हमारा नया क्वेश्चन, इजी और सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए आप खुद देख लीजिए, स्टैंडर्ड हाई लेवल का क्वेश्चन आपके सामने, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, योग बराबर योग से किया जाएगा। इस वाले कंसेप्ट से आप देख लीजिए, हर एक एक चीज़ इसी से। और इसमें भी जो बटे में आ रहा है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है, या तो बराबर में रख कर डिवाइड कर दीजिए या बटे में रख कर, एक ही बात होती है इक्वल टू इक्वल की।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 वाइन ए बी सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20% और 30% बताई गई है। यानी कि 3 वाइन में जिनके नाम ए बी सी रख दिए गए हैं उनमें सांद्रता वाइन की 10%, 20%, 30% है। चलिए देख लीजिए, अब सवाल बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। और उन्हें 2, 3 और x के अनुपात में मिलाया यानी कि इसको तो 10 दूनी 20%, 20 30 60% मिला रहा हूं मैं, इनको ऐड कर लीजिए। देखो 10 दूनी 20% और 20 30 60%, 60 और 20 80 तो यही हो गया। चलिए यहाँ पर रख कर मिला लीजिए। 10% गुणा 2 और 20% गुणा 3 और 30% गुणा x, ये इसको इसके साथ मिला लिया। क्लियर है, देख लीजिए। अब मिलाने के बाद इन्हें जोड़ा जाएगा, मिलाना ऐसे, और बराबर इन सब का एक जगह मिश्रण करने पर परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बन जाता है। एक जगह टोटल घोल बन जाता है 23% वाला। कितना आया टोटल? 2 3 5 जमा x, ऐसे लिखा जाएगा ये। अब देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग, योग बराबर योग। यही फॉर्मेट है पूरे में कुछ भी नहीं करना बिल्कुल। चाहे आपका एसएससी सीजीएल पिनेकल मैथ्स हो, लेटेस्ट हो, कितना ही लेटेस्ट, कुछ भी आने वाले 100 साल या पिछले गए 100 सालों में और आने वाले 100 सालों में भी यही चलता रहेगा। ये इससे नहीं बचेगा मैथ, इसी से होता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। सब आप ये सीख लीजिए, मैथ खत्म। देखो ये हमारा 60 और 20 80, 23 पंजे 115 है ये, इधर 30x और ये 23x इधर घट जाएंगे 7x। देख लीजिए 30x% है ये, और गुणा करके इधर लाऊंगा मैं 23x। 30 में से 23 घटाएंगे 7% x बराबर 23 पंजे 115% और माइनस ये इधर आकर घट जाएगी ये 20 30 60 और 10 दूनी 20 80। बस खत्म हो गया। देख लीजिए x का मान आ जाएगा यहाँ से 7% x बराबर 35 है, ये 35 बचेगा, परसेंट से परसेंट 7 पंजे 35। x की वैल्यू मुझे मालूम हो गई 5। लीजिए आंसर आ चुका, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान और इजी बना दिया आपके सामने। ये रहा, x का मान होगा 5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आसान और इजी बनाएंगे आपके लिए, बचेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान। देखो 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:5 है। देखिए बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो दिया है वो लिख लेंगे इधर 3:5 और इनका कुल योग दिया है 720। देखो योग बराबर योग चलेगा। जैसे कि मैंने कहा है दुनिया के सारे क्वेश्चनों में लैंग्वेज में यही चीज आएगी, यही टैग के रूप में यही मिलेंगे। मैन कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं, इन्हीं से सब इन्हीं के सम्मिलन से होता है, सब में यही चीज पाई जाती है। संख्या के रूप में ये और रेशो या परसेंट के रूप में भी यही आएगा बनकर। तो चलिए देख लेते हैं। योग बराबर योग 8 5 3 8, एक रेशो की वैल्यू होगी 8 9 90, एक रेशो की वैल्यू 90 हो गया। और लड़के कितने थे? 9 3 27, 270 लड़के और 9 पंजे 45, 450 लड़कियां। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यदि 18 नई लड़कियों को शामिल कर लिया जाए, देखो 18 और जोड़ दिया जाए इसमें, तो कितने नए लड़कों को शामिल किया जाए? अब लड़के इसमें बढ़ जाएंगे, जिससे कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो देखो ये मालूम करना इधर कितने लड़के बढ़े और इधर बढ़ने के बाद उनका टोटल रेशो 3 आया, तो 3 के बराबर ये टोटल आ जाएगा 808। जोड़ेंगे 5 और 1 6, 468 बैठता है। 3 रेशो की वैल्यू देखो इक्वल टू इक्वल आ गया।
इक्वल टू इक्वल, इधर लड़कियों की कुल संख्या यहाँ पर है, उनका रेशो इधर, संख्या बराबर रेशो बन गया। एक रेशो की वैल्यू आ गई 3 पंजे 15, 3 चन 18। ये हो गया 300, सॉरी 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 पंजे 15, 3 एक रेशो की वैल्यू 156। 2 की कितनी हो जाएगी, गुणा करेंगे 2 छिक 12, हासिल 1 15 दूनी 30 31, 312। तो मुझे मालूम हो गया कितने लड़के बड़े हैं, यहाँ से मालूम हो जाएगा। 270 में 30 जोड़ेंगे 300 और 12 ये 42, 30 12 42। दैट इज योर आंसर 42, ये रहा। तो 42 लड़के और बड़े थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी है मैथ आपके सामने। देखो अब तो आप जान गए एसएससी सीजीएल। बहुत बच्चे इस बुक से डरते हैं, बहुत बच्चे डरते हैं, लड़के लड़कियां बहुत डरते हैं इससे, लेकिन ये कुछ नहीं है। एसएससी सीजीएल पिनेकल बहुत आसान है, बस ये मेथड बनाता है इन सब चीज़ों को आसान। ये अगर आप इससे नहीं पढ़ते तो आपके लिए टफ है, डिफिकल्ट है, फिर आपको मालूम नहीं होगा मैथ कैसे पढ़ना, दिक्कतें आएगी। लेकिन इससे आप चलिए, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, ये आपका बिल्कुल गुलाम बन जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे बढ़कर। अब इसका सॉल्यूशन भी आसान बनाएंगे। जैसे इसने कहा राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गायें हैं, ये ठीक है, ये रेशो बन गया 5 12 5 का रेशो। श्याम के पास 18 और 9 का रेशो है, और प्रीतम के पास 4 मुर्गियां 8 गायें, विनय के पास 10 मुर्गियां 7 गायें। और मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है? देखो, जिसका मान या संख्या या वैल्यू जिसका मान बड़ा बनेगा उसी के पास सबसे बड़ा अनुपात है। तो चलिए यहीं पर ही देख लेंगे, 5 से इसको भाग करेंगे, रेशो देख लेंगे ऐसे बड़ा बनाकर। ये किसके पास है? राम के। 12 5, देखो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर रेशो ऐसे है तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताया था मैंने। मुख्य बिंदुओं में ये बात आपको बताई थी। और फिर इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 हो गया ये। ऐसे ही हमने लिखा श्याम के बारे में। श्याम हो गया 18 और 9, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 18/9 दूनी 18, 2 आ गया। फिर आ गया हमारे पास ये प्रीतम, 4 रेशो 8, इसको लिखेंगे 4/8, 0.5 आ जाएगा ये। फिर आ गया विनय, इसका रेशो 10 7 है, तो इसका मतलब 10/7, 7 एकम 7 10.3 7 24, इस तरीके से आ गया ये। अब देखो रेशो इसका बड़ा है, सबसे ज़्यादा मान इसका है, सबसे बड़ा मान इसका है। ये कौन है? राम। तो राम जो बनता है ऑप्शन किस में बन रहा है? डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। तो इसने पूछा है मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है? तो राम के पास है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, राम के पास है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको बताना समझाना था, इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसे लिखा है, वरना हम यहीं से ही हल कर देते हैं ऐसे ही, बस तुरंत पता लग जाता है। लेकिन इस तरह भी मालूम होना चाहिए जिससे कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाए, ज़बरदस्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन हम आसान बनाएंगे। एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, 3 प्रकार के, प्लास्टिक वाले, लकड़ी वाले और कांच वाले, 3 तरह के बक्से बनाती है, जिनकी संख्याओं का अनुपात दिया है 2 3 5। देखो प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्से, इनकी संख्याओं का रेशो 2:3:5। क्लियर है? प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। अब उसने कहा लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का अंतर। देखो संख्या के साथ में आ गया अंतर, मैंने बता रखा है जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते रहेंगे उनमें यही चलता रहेगा हर जगह।
अंतर कितना दिया, इक्वल टू इक्वल करेंगे 144। हमारा दोनों में अंतर कितने का है, लकड़ी और कांच में 5 और 3 में अंतर 2 का है। क्लियर। अब हमें प्लास्टिक के बक्सों वाली संख्या निकालनी, 2 से गुणा कर देंगे, ऐसे 2 से 2 घट जाएगा तो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या थी 144। अब देखिए इतना आपको मालूम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब देखो ये है हमारे प्लास्टिक के बक्सों की संख्या 144 में 25% की वृद्धि होती है 5/4। ये वृद्धि कर दी जाए तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या अब कितनी होगी। चलिए 4 तिये 12, 4 छिक 24, 36 पंजे 180। देखिए 36 पंजे 180 होगी, ये रहा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 36 पंजे 180। ऑप्शन डी इज राइट आंसर बन गया और आसान हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। यह है बेस। ये बेस होती है, ये पावर या घात, आधार भी कह देते हैं बेस को हिंदी में। आधार, ये घात, आधार घात, आधार घात। देखिए अब इसमें 3 संख्याएं दी है, चौथा अनुपात यानी चौथी संख्या पूछ रहा है। तो इसका तरीका बताता है या पहली या दूसरी या तीसरी। तो दूसरी और तीसरी संख्या की आपस में गुणा करें और उनके गुणनफल को पहली संख्या से भाग देंगे तो चौथा अनुपात आ जाएगा, चौथा अनुपात। ये है तीसरी संख्या 3 की घात 12 गुणा दूसरी संख्या है ये, और तीसरी संख्या ये है 4 की घात 12 को पहली संख्या से भाग देने पर चौथा अनुपात हमें ज्ञात हो जाता है 3 की घात 12। देखिए 3 की घात 12 से भाग देंगे। अब आप जानते हैं जब घात समान हो जाती है तो आधारों की गुणा हो जाती है। 4 तिये 12, 12 की घात कॉमन आ गई 12 ऊपर, और बटे में 3, ये है यहाँ 4 है, ये 12 है, ये यहाँ 12, 12 की घात 35। देखो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी। दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या का गुणनफल बटे पहली संख्या। ये गलत हो गया था, यहाँ पर लिखेंगे 12 की घात 35 है ये पहली संख्या। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 12 की घात 35 है ये है। अब देखिए भाग में जब आधार समान है तो घात घट जाती है। कितना हो गया, आधार समान है, घात ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी 23। ये हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। घात माइनस के अकॉर्डिंग देखनी है घात। 12 की घात -23, ऑप्शन ए देख लीजिए, आसान हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन करेंगे, आसान और इजी। 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और प्रत्येक संख्या में 5 को जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2, 3, 4 हो जाता है। सबसे छोटी संख्या बतानी। अब देखिए 3 संख्याएं दी है उसने हमें। पहली संख्या का रेशो 1, दूसरी का रेशो 2, तीसरी का रेशो आ गया 3। अब उसने कहा प्रत्येक में इसमें और इसमें प्रत्येक में 5 जोड़ो तो नया अनुपात 2, 3 और 4 हो जाता है। इसका मतलब 1 था पहले, अब 2 हो गया, 1 का रेशो बढ़ गया, पहले 2 था 3 हो गया, 1 बढ़ गया, 3 से 4 1 बढ़ गया। यानी कि 5 के जोड़ने पर जोड़ बराबर जोड़ यानी कि योग बराबर योग, ये रहा। 5 के जोड़ने पर यानी कि 5 के अंतर से सभी में रेशो का अंतर 1 हो जाता है। 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा। कब, जब 5 बढ़ाया यानी कि 5 जोड़ा तो इधर 1 का रेशो जुड़ा तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 5, 1 रेशो का मान हो गया 5। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी, जिसका रेशो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी आरंभिक संख्याओं में। ये वाली सबसे छोटी संख्या है तो 5 की गुणा करेंगे, छोटी संख्या आ गई 5 एकम 5। चलिए हो गया क्वेश्चन का आंसर, छोटी संख्या बन गई हमारी 5।
लीजिए फिनिश। चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में आता है 5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा धमाकेदार और टैलेंटेड। देखो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल ही लगा है, ये रहा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल लगेगा। देख लीजिए यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, मैंने बताया था अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों एक ही बात होती है, और व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाता है। कैसे, अब आप देखिए, जब x बराबर 1 होता है तो y x जमा 3 और y बराबर 8 के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर ये पहली कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, तो पहली कंडीशन y x जमा 3 और y बराबर 8 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहली कंडीशन के लिए लिखा y अनुक्रमानुपाती x जमा 3, ऐसे लिखा मैंने पहली कंडीशन ये। क्लियर है। अब इसको लिखेंगे इस प्रकार से, y बराबर k कांस्टेंट, यह अनुक्रमानुपाती चिन्ह हट जाता है k कांस्टेंट से, x जमा 3। क्लियर, इसे k1 कह दीजिए, चाहे आपकी मर्जी है ये। क्लियर। अब देखो एंट्री भरेंगे, y बराबर यहाँ पर 8 भरेंगे हम, k1, x का मान 1 भरेंगे यहाँ से, 1 और 3 4, 4 दूनी 8, 2 बराबर k1। इतनी नॉलेज आपको हो चुकी है। पहली कंडीशन खत्म। अब दूसरी कंडीशन शुरू होती है, जब z बराबर 6 होता है तो x z और x बराबर 2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा 1/। कैसे लिखेंगे, x से यहाँ से बनेगी बात, x अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है और व्युत्क्रमानुपाती उल्टा 1/z ये। अब इसको वही तरीके से लिखेंगे, x बराबर k2 इंटू 1/z, ये बन गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। इसको हम इक्वल टू इक्वल बोलते हैं, यहाँ पर भी हम इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर वैल्यू भरेंगे, x का मान 2 भरेंगे यहाँ पर, k2 गुणा 1/z का मान आ जाएगा 6, 6 की बरज गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 बराबर k2। ये हो गया यहाँ तक हमारा मान। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से देखो, सिंपल तरीके से हमें बताना है y और z के बीच का संबंध हमें बताना है, y और z के बीच का संबंध हमें बताना है। अब देखो यहां पर आते हैं हम, k2 का मान आ गया 12। अब हमारी पहली कंडीशन कितनी है, यहाँ पर पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर है x बराबर k2 का मान भरेंगे 12 ये, और 12 z ऐसे ये भरेंगे 12/z, ये कंडीशन बन गया। यहाँ से हमारा x का मान 12/z। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, इधर यहाँ आएंगे, y बराबर k1 मल्टी x जमा 3, यहाँ पर y बराबर k1 x जमा 3। अब देखिए y और z के बीच संबंध निकालना, y बराबर k1 की वैल्यू है 2, x की वैल्यू हमारी आ गई 12/z और प्लस 3, और बस क्वेश्चन हो चुका। अब आपके सामने देखो, y बराबर 12 दूनी 24/z जमा 2 3 6, 6 इधर आ जाएगा, y माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 24/z। z की वर्ज गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया, देख लीजिए। यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर ये ऐसे, z गुणा में आ जाएगा y माइनस 6 बराबर 24। चेक करिए, आंसर आ गया।
तो जेड वाई माइनस 6 बराबर 24, ऑप्शन डी इज राइट। ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि ए अनुपात बी बराबर 1/3 रेसो 1/5, बी सी का रेसो 1/7 1/8, सी डी का रेसो 1/10 अनुपात 1/21 है, तो ए बी सी डी का रेसो हमें बताना। देखो सिंपल सा तरीका, आप ऐसे करेंगे ए बी सी और डी, क्लियर, डायरेक्ट करना। जब 1/1 आ जा तो ब्रज गुणा करो ऐसे, 5 एकम 5 ए का रेसो, 3 एकम 3 बी का रेसो, 5 3 लिख दिया, फिनिश। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे बी का रेसो 8 एकम 8, सी का 7 एकम 7, 8 7। अब आगे सी और डी का 21 और 10, सी का हो जाएगा 21 और डी का हो जाएगा 10। अब इसको हल करना है, किस फॉर्मेट में लाना आंसर, ए बी सी अनुपात डी, इस फॉर्मेट में हमें जवाब बताना ए बी सी डी का रेशो क्या है। अब देखिए ये तरीका यूज करो, 5 3 है, 3 के सामने के ये दोनों पद खाली है, इसी से भर दो, 3 3, इधर से ये 7 का खाली 7, इधर 8 और इधर 21 और 21। अब देखो इन सब की गुणा करेंगे इसे और ए बी सी डी का रेशो हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखो गुणा करने में काफ़ी मतलब कैलकुलेशन है, इसको छोटा और इजी बनाएं। और देखो इन तीनों में 21 कॉमन है, तो यहाँ भी 21 कॉमन आ जाएगा। जब गुणा करेंगे 3 से तो 21, 10 रह जाएगा, 21 से 21 खत्म कॉमन से। अब हमारा गुणा रह गया, ये 8 पंजे 40 ले लेंगे, 3 अट्ठे 24 ले लेंगे, 3 सते 21 ले लेंगे और 10 ले लेंगे। अब देखिए ये कटते नहीं, यही हमारा रेशो बन गया ए बी सी डी का रेशो। चेक करिए ए बी सी डी का रेशो है क्या, 40 24 21 10, 40 24 21 10, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 40 24 21 और 10। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी और आसान हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी आसान करेंगे हम, बहुत इजी अच्छा वाला सवाल है ये। दो संख्याओं का औसत 48, तो योग होगा 96, औसत गुणा संख्या है 2, 48 दूनी 96 हो जाएगा योग। अगर हमने देखा दोनों का योग 96 है, 48 दूनी 96 है, दोनों संख्याओं का योग, इनमें एक छोटी है और दूसरी बड़ी है, क्योंकि छोटी ये है बड़ी ये कहा है उसने। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है और उनके बीच का अनुपात, ये छोटी का ये बड़ी का 11-20 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ से मुझे मालूम हो रहा है ऊपर की संख्या छोटी और बटे वाली संख्या जो होगी अब बड़ी होगी, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। तो इधर भी हम ऐसे ही लिखेंगे, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे। अब देखो कैसे करना है, छोटी संख्या हमने ये लिया, अब छोटी संख्या में उसने कहा है 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़ दिया, क्लियर। अब नीचे बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या कैसे आएगी, दोनों के योग में से छोटी घटा देंगे, दोनों का योग 96 में से छोटी घटा दो, बड़ी आ जाएगी नीचे, 96 माइनस छोटी, तो यहाँ बड़ी आ जाएगी नीचे। तो ये है लिखने का बेस्ट तरीका। तो यहाँ से हमें बड़ी संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ए का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणनफल से, बी से ये प्लस 20 23 60, यहाँ पर लिखेंगे हम 20 ए प्लस 60 बराबर 11 छिक 66, 11 छिक 66, हासिल लगे 6, 11 नम 99, 6 105 और माइनस 11 ए। अब 11 ए 20 में जोड़ेंगे 31 ए बराबर इधर 900, ये 96 रह जाएगा, 996 इधर घटकर इसमें से
996 रह गया ये। अब देखो 31 से भाग करेंगे, छोटी संख्या आ जाएगी यहाँ। 31 तिये 93, 31 तिये 93, 6 31 दूनी 62.4 रह गया, 0 लगाई, 31 एकम 31, लगभग 32.13 के लगभग आ गया ये। क्लियर है? ये हमारी क्या आ गई, छोटी संख्या। लेकिन हमसे पूछा है उसने बड़ी संख्या बताए, बड़ी संख्या। देखो यहाँ भी हमारा इक्वल टू इक्वल बना हुआ है, इक्वल, इधर की कंडीशन बराबर होगी इसके, एक साइड में रेशो आ गया, दूसरी साइड में संख्या आ गई। देखो यहाँ भी वही बात है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि नहीं लगता, नहीं होता, सब में लगता है ये इक्वल टू इक्वल। ये रहा, देख लीजिए। चलिए अब बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों का योग 96 है, 96 दोनों के योग में से ये वाली घटा देंगे, 32.13 लगभग। कितनी हो जाएगी ये, 63.87 के लगभग। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बड़ी संख्या आ गई 63.87। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए जबरदस्त वैरायटी है ये वैरायटी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जो अलग अलग पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वैरायटी भी कर लेते हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वैरायटी ही सब कुछ है इस चैप्टर के लिए, मैन पावर। तो हम वैरायटी को ही कर रहे हैं, तो वैरायटी सीख लीजिए, चैप्टर आपके लिए आसान। तो देखो 5:3 से 1/3 और ये 3 तरह की संख्याएं दी है। इन ये रेशो में जो दी गई है, इनके बढ़ते क्रम में हमें इसको लिखना है। बढ़ता क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे इस तरीके से हमें बढ़ते क्रम में देखना है। तो सबसे पहले इन्हें लिख लेंगे हम 5/3 3 और 1 10/3 ऊपर जाएगा। देखिए पहली कंडीशन तो ये है हमारी, 5 दूनी 10, 3 को 2 से भाग करेंगे 1.5, ये आ गया 1.5। अब दूसरी कंडीशन 4 6 24 और 1 25 बटे में 4 और बटे में ये लिखेंगे 8 3 24 और 1 25 बटे में 8। 25 से 25 4 दूनी 8, 2 आ गया। ध्यान से देखो बहुत आसान है ये हमारे लिए। अब ये ऐसे लिखेंगे 3.5 बटे में 4.5, दशमलव से दशमलव, 5 सते 35, 5 नम 45, तो 9 से भाग देंगे 0.78 आ जाएगा ये लगभग। अब देखो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलेंगे। सबसे छोटा हमारा ये है, उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये। अब ये किसका बना, 3.5 रेशो 4.5। सबसे पहले ये आएगा 3.5 रेशो 4.5, ऐसे सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है ये रहा, यहाँ पर है। तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती यहाँ पर, बस इतने से ही हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा बन रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वैसे तो हमने फाइंड कर लिए कौन कौन से है, छोटे से बड़े की ओर, और ये मालूम हो गया हमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन कराया जाएगा। आप चेक कर लेना, बहुत इजी दमदार तरीके से ये वाला क्वेश्चन होने वाला, चेक करना आप हमारे कहने से, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए पी क्यू आर की आई, मैंने लिखा पी क्यू और आर की आई, आई इधर लिखेंगे आई, 9:15:10 ये दिया है, 9:15:10 के अनुपात में दिया है। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और उनकी बचत, इधर बचत लिखेंगे, उनकी बचत का जो अनुपात है वो 10 15 12,
10, 15 और 12 के अनुपात में है। क्लियर। यदि यार अपनी आय का 60% खर्च कर रहा, जब 60 खर्च कर दिया तो 40% बच गया, तो बचत बराबर बचत, ये बचत है इधर बचत, 40% बच गया, हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, बचत बराबर बचत, ये रहा बचत बराबर बचत, हो गया। देखिए अब इसको हम लिख कर देखेंगे ऐसे, 40% बराबर 12। अब 40% का मतलब होता है 2/5 भी लिख सकते हैं इसको, 2 × 12, 5 × 30। जब बचत से बचत काटते हैं तो आय आता है, आय, तो ये आय आ गई आर की 30, तो यानी कि 10 के बराबर ये 30 है, यानी कि 10 का 3 गुना है ये। जब ये 10 का 3 गुना तो 15 का 3 गुना कितना होगा, 45। इसका 3 गुना कितना होगा, 27, 9 × 27। क्लियर। ये तीनों की आय 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 आ गई तीनों की। और पूछा है उनके खर्च यानी कि व्यय का अनुपात। देखिए जब आय में से बचत घटाएंगे, आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च का रेशो आ जाएगा, 27 में से 10 घटाएंगे 17, 45 में से 15 घटाएंगे 30, और 30 में से 12 घटाएंगे 18। क्लियर। अब यही इनके खर्च का रेशो है, 17, 30, 18, 17, 30, 18। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा 17, 30, 18। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20। आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक रहेंगे और बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे इन दोनों क्वेश्चनों का भी। देखो a जमा बी का होल स्क्वायर गुणा a का घन माइनस b का घन, दूसरी संख्या होगी a का घन जमा b का घन, तीसरी संख्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 3 संख्या दी है, इनका चौथा अनुपात हमें बताना। जैसे कि आप जानते हैं कि चौथा अनुपात बराबर होता है, मैंने आपको बताया था, दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल को पहली संख्या से भाग करेंगे तो हमारा चौथा अनुपात बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, दूसरी और तीसरी संख्या ये है a का घन जमा b का घन गुणा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होगी दूसरी और तीसरी संख्या, और पहली संख्या से भाग देंगे a जमा b का होल स्क्वायर, a का घन माइनस b का घन। बस अब हमारा आंसर बन जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर a का घन जमा b का घन का कॉन्सेप्ट होता है a जमा b, a स्क्वायर माइनस ए बी जमा b स्क्वायर, और ये वर्गांतर हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे a जमा b a माइनस b ऐसे, और बटे में इसी प्रकार यहाँ पर ये a प्लस b का होल स्क्वायर जोगा तुम, और ये a माइनस b और a स्क्वायर जमा ए बी जमा b स्क्वायर, ये वाला इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आंसर आ गया हमारा, देखो a जमा b होल स्क्वायर है, ये इससे कट गया, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, ऊपर रहेगा a स्क्वायर माइनस ए बी जमा b स्क्वायर, और बटे में a स्क्वायर जमा ए बी जमा b स्क्वायर। लीजिए आंसर आ गया आपका, फिनिश। देख लीजिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, आसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। अब इसका भी सॉल्यूशन हम आसान करेंगे, इजी बनाएंगे। दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a का 6%, मैंने लिखा a का 6% और b के 4% के योग हो गया, ये इनका योग किया मैंने, योग, और a का 7% प्लस b के 11% के योग का बराबर लगेगा 2/5 गुणा है, 2/5, 5 इधर आ जाएगा बरेज गुणा में से 2 से,
यहाँ पर ऐसे आ गया। अब हल करेंगे ए बी का रेशो ज्ञात करना। देखो ए वाली हल करेंगे कंडीशन, ये हो जाएगा 5 6 30% है, ये होगा 7 दूनी 14। देखो 30 में से 14 घटाएंगे 16% ए बराबर 5 चौक 20% है, और ये हो गया 11 दूनी 22। 22 में से 20 घटेगा, 22 में से 20 घटेगा 2% बी, ये बन गया। ए बी का रेशो आ जाएगा, देखो 2 1 कम 2 और 2 8 16 बराबर का मान अपना। ए रेशो बी का मान बताना। ए का रेशो 1 और बी का रेशो ये हो जाएगा 8। ये हो गया 1:8। ए बी का रेशो हमें मालूम हो गया कि 1:8 है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी 20 क्वेश्चन तक रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट 20 से आगे फिर 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और लगातार आपको बुक की वीडियो मिलती रहेगी, चलती रहेगी, तो आप धैर्य बनाए रखें। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा।